क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बीज बोने के बाद महज चंद घंटों की ताखीर या फिर जमीन में दो पौधों के दरमियान महज चंद इंच की कुर्बत एक शानदार और लहराती फसल की पैदावार को निस्फ कर दे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और आमतौर पर इन छोटी बातों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सही कहा। और आज हम एक ऐसे ही गहराई से जायजा यानी डीप डाइव का आगाज कर रहे हैं, जहां हर एक इंच और हर एक मिनट का हिसाब रखा जाता है। ये काम गुफ्तगू नहीं है, बल्कि JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की जानिब से पेश किया जाने वाला एक इंतहाई मालूमाती सेमिनार है। यकीनन, और इसका मकसद ज़राअत को जदीद साइंटिफिक खतूत पर उस्तवार करना है। बिल्कुल। और इस सेमिनार का उन्वान है सेसेमे यानी तिल की काश्त, खासतौर पर पंजाब एग्रीकल्चर सीरीज का पार्ट 3, जिसमें छुड़ाई और जड़ी बूटियों के इंसदाद के मराहिल पर तफसीली बात होगी। और इस तमाम मालूमात का क्रेडिट महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब और एक इंतहाई काबिल सीनियर सॉइल साइंटिस्ट मोहम्मद जावेद कमर की बरसों की रिसर्च को जाता है। देखें, आज का बुनियादी मकसद सिर्फ कुछ रिवायती हिदायत पढ़कर सुनाना नहीं है। हमारा मकसद ये समझना है कि किस तरह किसान अपनी फसल की पैदावार को साइंस की बुनियादों पर ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। वाकई। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है क्रॉप थिनिंग यानी छुड़ाई। इसमें इंतहाई सख्त हिदायत दी गई है। पहली बात यह है कि छुड़ाई इसलिए इंतहाई अहम है ताकि पौधों का आपस में सिफारिश करदा फासला बरकरार रखा जा सके। सही। और वो फासला क्या है? पौधे से पौधे का फासला 10 से 12 इंच और कितार से कितार का फासला 2.5 फुट होना चाहिए। बिल्कुल। और ये मुनासिब फासला इस बात की जमानत देता है कि पौधों को ज्यादा से ज्यादा धूप और हवा मिले। मतलब ये सीधा सीधा बेहतरीन और ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल करने में मदद देता है। और खास तौर पर चौड़ी लाइन में काश्त के लिए जो मौजू अक़साम है, उनमें नियाब पर्ल, नियाब तिल 2016 और नियाब मिलेनियम शामिल है। हाँ, इन अक़साम का जेनेटिक रुझान ही ऐसा है कि इन्हें फैलने के लिए जगह चाहिए होती है। अच्छा, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग हों तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह पौधों को भी अपनी मुकम्मल नशोनुमा के लिए एक खास पर्सनल स्पेस चाहिए। सही मिसाल भी है। अगर फासला कम होगा तो वो एक दूसरे के हरीफ बन जाएंगे, साथी नहीं। वाकई। और अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है प्रिसिजन टाइमिंग फॉर थिनिंग। अच्छा, इसमें टाइमिंग पर बड़ा जोर है। पहला नुक्ता यह है कि छुड़ाई उस वक्त करनी चाहिए जब पौधे के 4 पत्ते निकल आएं। बिल्कुल। और ये सिर्फ 4 पत्ते ही क्यों, ये समझना जरूरी है। हाँ, दूसरा नुक्ता यही कहता है कि नशोनुमा का ये खास मरहला यानी माइक्रो स्टेज इजाफी पौधों को बाहिफाजत निकालने के लिए बेहतरीन है। तीसरा नुक्ता यह है कि इस अमल में ताखीर जमीन के अंदर जड़ों के आपस में शदीद उलझने यानी सीवियर रूट एंटैंगलमेंट का सबब बनती है। और इसीलिए चौथा नुक्ता वाज़ेह करता है कि देर से छुड़ाई करने से बाकी मानदा सेहतमंद पौधों की जड़ों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, एक सवाल जहन में आता है कि अगर 4 की बजाय 6 या 8 पत्तों तक का इंतजार कर लिया जाए तो क्या हर्ज है? पौधा तो फिर भी निकाला जा सकता है ना? देखें, ये एक बड़ी गलती है। जब तिल के पौधे के सिर्फ 4 पत्ते होते हैं तो उसकी जड़ बिल्कुल एक सीधी लकीर की तरह होती है। सेकेंडरी रूट्स यानी ज़ेली जड़ें अभी नहीं निकली होती। वाह, तो वो आसानी से निकल आती हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस मरहले के बाद जड़ें जमीन में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर देर की जाए तो एक फालतू पौधा खींचने से दूसरे सेहतमंद पौधे की जड़ भी टूट सकती है। वो पौधा शॉक में चला जाता है। वाकई, ये तो बिल्कुल एक बारीक सर्जरी की तरह है। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मैनुअल वीड कंट्रोल एंड एरेशन। हाँ, यानी गोडी करना। बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि फसल की शानदार नशोनुमा के लिए पूरे सीजन में 3 से 4 बार दस्ती गोडी यानी मैनुअल होइंग्स करनी चाहिए। सही। दूसरा फायदा ये है कि गोदी मिट्टी की सख्त तह को तोड़ती है, जिससे जड़ें गहराई तक जाती हैं। तीसरा नुक्ता ये है कि ये जमीन में हवा के गुजर को बेहतर बनाती है, जिससे जड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और चौथा ये कि इस अमल से नुकसानदेह जड़ी बूटियों का खेत से मुकम्मल तबाही खात्मा यकीनी बन जाता है। ये चारों फवाइद फसल की बुनियाद हैं। लेकिन मुझे थोड़ी हैरत हो रही है, क्या आज के इस एडवांस केमिकल दौर में भी दस्ती गोदी की वाकई इतनी अहमियत है? मतलब केमिकल स्प्रे से काम नहीं चल जाता? ये बहुत आम सवाल है। केमिकल जड़ी बूटी को तो मार देगा, लेकिन वो जमीन की उस सख्त तह जिसे क्रस्ट कहते हैं उसे नहीं तोड़ सकता। मिट्टी में ऑक्सीजन पहुंचाने और हवा का गुजार बेहतर करने का गोदी से बेहतर कोई मुतबादिल नहीं है। जड़ें सांस लेंगी तो फसल बढ़ेगी ना। ये पॉइंट तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। तो फिर केमिकल्स का रोल कहाँ आता है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है केमिकल वीड कंट्रोल पोस्ट सोइंग मेथड। हाँ, यहाँ से केमिकल का किरदार शुरू होता है। सही। तो इस स्लाइड का पहला नुक्ता कहता है कि ये तरीका ड्रिल और बेड प्लांटर के जरिए काश्त की गई फसलों के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा नुक्ता ये कि बड़े पैमाने पर काश्त यानी लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए जड़ी बूटियों का कीमियाई इंसदाद इंतहाई मौसर है। बिल्कुल, क्योंकि बड़े पैमाने पर हर जगह गोडी करना नामुमकिन हो जाता है। सही बात है। तीसरा नुक्ता है कि बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए उगाव से पहले इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी मार अद्वियात, जिन्हें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स कहते हैं, वो इस्तेमाल की जानी चाहिए। और चौथा ये कि ये केमिकल एक रुकावट यानी केमिकल बैरियर का काम करता है और जड़ी बूटियों के सोए हुए बीजों को उगने से रोकता है। देखिए, ये बैरियर वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये जमीन के ऊपर एक तह बना देता है।
सोए हुए बीज जैसे ही जागने की कोशिश करते हैं, वो इस तह से टकराकर वहीं खत्म हो जाते हैं। ओह वाओ, यानी एक किस्म की इनविजिबल छतरी बन जाती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है हर्बिसाइड एप्लीकेशन फॉर्मूला। इसमें दवाई के बारे में बताया गया है। पहली बात, बुनियादी जहर के तौर पर जड़ी बूटियों की बेहतरीन रोकथाम के लिए पेंडिमेथिलिन 33% इस्तेमाल करें। सही। दूसरी बात, केमिकल की मिकदार बिल्कुल 800 से 1000 मिलीलीटर नाप कर लेनी चाहिए। तीसरा नुक्ता, इस मिकदार को 120 लीटर साफ पानी में अच्छी तरह मिला लें। और आखिरी बात, ये तैयारशुदा महलूल सख्ती से सिर्फ 1 एकड़ रकबे के लिए तजवीज किया जाता है। यहाँ मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि ज़राअत अब एक मुकम्मल साइंस है। बिल्कुल। दवाई या पानी की मिकदार में कमी बेशी नताइज को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। अगर पानी 120 लीटर से कम करेंगे तो दवाई का असर इतना तेज हो जाएगा कि तिल के बीज जल सकते हैं। अच्छा। और अगर पानी ज्यादा कर दिया तो वो जो हमने बेलेर की बात की थी ना, हाँ, वो इनविजिबल छतरी, बिल्कुल, वो तह कमजोर हो जाएगी और जड़ी बूटियां उसे तोड़कर बाहर आ जाएंगी। इसलिए 120 लीटर पानी मतलब सिर्फ 120 लीटर। वाकई कैलकुलेशन का इंतहाई ख्याल रखना होगा। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है क्रिटिकल स्प्रे टाइमिंग गाइडलाइंस। ये टाइमिंग वाला हिस्सा बहुत अहम है। हाँ, पहला ही नुक्ता बड़ा हैरानकुन है। 12 घंटे का उसूल। बीज बोने के 12 घंटे के अंदर स्प्रे लाजमी कर देना चाहिए। दूसरा ये कि अगर ये मुख्तसर वक्त गुजर जाए तो जहर की अफादियत में शदीद कमी वाक़ई हो जाती है। सही। तीसरा नुक्ता ये है कि सुबह का स्प्रे हमेशा ठंडे औकात में करें। और चौथा ये कि शाम का स्प्रे या फिर गर्मी के दबाव यानी हीट स्ट्रेस से बचने के लिए दोपहर या शाम के वक्त स्प्रे करें। गर्मी में केमिकल बुखारात बनकर उड़ सकता है, इसलिए ठंडा वक्त जरूरी है। लेकिन मुझे उस पहले नुक्ते पर थोड़ी हैरानी की हैरत है। सिर्फ 12 घंटे ही क्यों? अगर थोड़ी देर हो जाए तो मसला क्या है? देखिए, 12 घंटे के बाद जमीन और बीज के अंदर बड़ी तेजी से कीमियावी तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, बीज पानी चूसना शुरू कर देता है और तिल के साथ साथ जो मिट्टी में जड़ी बूटियों के बीज छुपे होते हैं वो भी मुतहरिक हो जाते हैं। अगर इस 12 घंटे के विंडो में स्प्रे ना किया जाए तो ताखीर इंतहाई नुकसानदेह होती है। फिर वो दवा उन पर असर ही नहीं करती। यानी वक्त की पाबंदी फसल की जिंदगी और मौत का सवाल है। सही। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है वेदर कंटिंजेंसीज एंड प्लांट स्ट्रेस। मौसम और बारिश का असर। हाँ, बारिश का मसला अक्सर परेशान करता है। बिल्कुल। इस स्लाइड में 4 बातें वाज़ेह हैं। पहली, स्प्रे शुरू करने से पहले हमेशा मुकामी मौसम की पेशगोई को बगौर चेक करना चाहिए। दूसरी, स्प्रे के फौरन बाद बारिश होने से मिट्टी में केमिकल जज्ब होने का अमल मुतासर होता है। सही। तीसरा नुक्ता है कि इसकी वजह से तिल के पौधों पर हल्का और आर्जी दबाव यानी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आ सकता है। और चौथा, एक तसल्ली बख्श पैगाम है किसानों के लिए, घबराएं नहीं, पौधे मुकम्मल तौर पर बहाल होकर बाद में इंतहाई सेहतमंद हो जाएंगे। हाँ, ये एक आम डर है। मैं किसानों की इस परेशानी को दूर करना चाहूंगी कि बारिश के बाद केमिकल फसल को जला देगा। ये सिर्फ एक वक्ती दबाव है जिसे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कहते हैं। पौधे के पत्ते थोड़े पीले जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे वैक्सीन लगने के बाद हल्का सा बुखार आना। ओह वाह, वैक्सीन वाली मिसाल तो काफी क्लियर है। बिल्कुल। कुछ दिन बाद पौधा अपना मुदाफती निजाम इस्तेमाल करके खुद इस स्ट्रेस से निकल आता है और मजीद सेहतमंद हो जाता है। जबरदस्त। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है द इंटीग्रेटेड एग्रोनॉमिक अप्रोच, यानी मरबूत तरीकाकार। ये दोनों तरीकों का मजमुआ है। जी हाँ। पहला नुक्ता है कि जारी बूटियों के मुकम्मल खात्मे के लिए एक मरबूत और दोहरी हिकमत अमली यानी डुअल एक्शन स्ट्रेटजी दरकार है। दूसरा, जारी बूटी मार जहर बीजों के उगाव के खिलाफ बेहतरीन बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ यानी बेसलाइन डिफेंस फराहम करते हैं। सही। तीसरा नुक्ता, इब्तिदाई बुआई और केमिकल के इस्तेमाल के बाद ठीक 1 माह इंतजार करें। और चौथा, जड़ी बूटियों के मुकम्मल खात्मे और जमीन की सेहत के लिए एक बार दस्ती गोडी लाजमी करें। इसे इंटीग्रेटेड अप्रोच इसीलिए कहते हैं। केमिकल अपना काम करेगा और जो ठीठ जड़ी बूटियां बच जाएंगी उन्हें दस्ती गोडी खत्म कर देगी। अच्छा, मुझे तो ये एक पजल की तरह लग रहा है। यानी केमिकल और दस्ती गोडी दोनों मिलकर ही 100% तहफ़्फ़ुज़ की तस्वीर मुकम्मल करते हैं। बिल्कुल, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। सही कहा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है ऑल्टरनेटिव प्री सोइंग प्रोटोकॉल। ये कच्ची रौनी का तरीका है। ये तरीका खास तौर पर उन जमीनों के लिए है जहाँ मसला बहुत शदीद होता है। हाँ, जैसे पहला नुक्ता कहता है कि शदीद जारी बूटियों वाली जमीनों में इब्तिदाई आबपाशी यानी कच्ची रौनी के दौरान केमिकल इस्तेमाल करें। दूसरा नुक्ता, इस तरीके में पेंडिमेथालिन 33% की मिकदार बढ़ाकर 1200 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे करें। जी। तीसरा नुक्ता, स्प्रे किए गए केमिकल को जमीन की ऊपरी सतह में अच्छी तरह मिला दें। और चौथा ये कि जब जमीन वाटर यानी काबिले काश नमी में आ जाए तो हल चलाकर खेत को खुला छोड़ दें। ये पोस्ट सोइंग से काफी मुख्तलिफ है। हाँ, मुझे ये पूछना था, जो पहले तरीका बताया गया था बुआई के बाद वाला और इस कच्ची रौनी वाले तरीके में असल फर्क क्या है? देखें, वाज़ेह फर्क दवाई की मिकदार और तरीका कार का है।
बुआई के बाद वाले तरीके में हम केमिकल 800 से 1000 मिलीलीटर ले रहे थे और उसे 12 घंटे के अंदर स्प्रे कर रहे थे। सही है। जबकि इस बुआई से पहले वाले यानी कच्ची रौनी वाले तरीके में दवा की मिकदार 1200 मिलीलीटर है और सबसे अहम बात, इसे मिट्टी में मिलाया जाता है। अच्छा, यानी मिट्टी के अंदर घोल दिया जाता है। बिल्कुल, वहाँ ऊपर तह बन रही थी, यहाँ हम जमीन के अंदर मौजूद लाखों बीजों को निशाना बना रहे हैं। सही, समझ गया। तो इसके बाद क्या करना होगा? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फाइनल सोइंग प्रेपरेशंस, यानी काश्त की हतमी तैयारी। हाँ, ये आखिरी और इंतहाई नाजुक मरहला है। बिल्कुल। पहला नुक्ता कहता है कि हल चलाए हुए खेत को ठीक 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें। दूसरा, इस वक्फे के बाद बुआई से पहले की आम आबपाशी यानी रौनी करें। तीसरा, मिट्टी में बेहतरीन वाटर की हालत बहाल होने तक सब्र से इंतजार करें। और आखिरी नुक्ता, आखिरी बेड तैयार करें और जड़ी बूटियों से पाक जमीन में तिल की फसल बाहिफाजत काश्त करें। ये जो 2 हफ्ते का वक्फा है ना, हाँ, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो 1200 मिलीलीटर केमिकल मिट्टी में मिलाया था उसका असर कम हो सके। जमीन खुद को फिल्टर करती है, फिर जब आम रौनी के बाद बेहतरीन वाटर आता है तब जमीन मुकम्मल तौर पर बीज कबूल करने के लिए तैयार होती है। यानी साइंस और सब्र दोनों का इम्तिहान है। बिल्कुल सही अल्फाज चुने हैं। तो नाज़रीन, अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एडवांस योर फार्मिंग विद अस। ये हमारी आज की इस मालूमाती नशिस्त का इख्तिताम है। हाँ, और ऐसी ही जदीद ज़राई मालूमात और तरीकों से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि सही प्लेटफॉर्म से मुंसलिक रहा जाए। बिल्कुल। इस सिलसिले में JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर आगे भी ऐसी रहनुमाई फराहम करता रहेगा। उनकी वेबसाइट भी जल्द आ रही है, www.jqglobal.official.com। यकीनन। For consultancy, WhatsApp +92-349 9841 886. Subscribe to JQ Global Agriculture. अच्छा, प्रोग्राम का इख्तिताम में एक गहरी सोच पर करना चाहूंगा। जरा सोचें, अगर सिर्फ पौधों के दरमियानी फासला और 12 घंटे की दुरुस्त टाइमिंग से फसल की पैदावार में इतना बड़ा इनकलाब आ सकता है। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तो ज़राअत अब सिर्फ रवायती अंदाजे लगाने का खेल नहीं रही, बल्कि ये एक खालिस्तन कैलकुलेटेड साइंस बन चुकी है। हमें बाकी ये सोचना होगा कि ऐसी और कौन सी रवायती गलतियां हैं जो खामोशी से हमारी पैदावार को खा रही हैं, और उनको ठीक करने का वक्त अब आ चुका है।